बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जीएससी 101 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 7 और 8, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क होता क्या है। द वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम वर्क कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमने काम किया है तो उसके अंदर कितनी फोर्स लगी है और कितना ही डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है। फोर्स का जो सिंबल होता है वो एफ होता है और डिस्टेंस जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है उसका सिंबल हमारे पास एस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, मगर उसकी एक डायरेक्शन होती है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। इसीलिए इसके ऊपर ये एरो लगाया होता है, एफ एरो। इसको हम वेक्टर कहते हैं, एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। ये जो है वर्क डन, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं और इट्स यूनिट्स आर न्यूटन मीटर और जाउल। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर और जाउल होता है। अब हम देखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं। बेसिकली एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये दोनों इक्वल होती हैं मगर ये ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। जैसे कि हम सामने आपको फिगर दिखाते हैं, इसमें हमारे पास जो वेट है, वेट एक्ट डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो एरो है रेड कलर का वो डाउनवर्ड है, वो नीचे की तरफ है। क्यों नीचे की तरफ है? ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये डाउनवर्ड है। उसके बाद द सरफेस रिएक्शन फोर्स एक्ट अपवर्ड। जो ऊपर की तरफ जो एरो आपका बना हुआ नज़र आ रहा है वो सरफेस रिएक्शन फोर्स है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है। दीज फोर्सेस कैंसल ईच अदर आउट वर्टिकली कीपिंग द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं वर्टिकली। जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी में ही है। वर्टिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो वर्टिकल मोशन में होती हैं, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ लेंथ में होती हैं। तो ये क्या है, उस तरह जो वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पड़ा हुआ है। बट ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। मीनवाइल अ सेपरेट फोर्स एफ ड्राइव्स हॉरिजॉन्टल मोशन। यहाँ पे एक और जो है सेपरेट फोर्स लगी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन में है, जो हमारे पास यहाँ पे F2 इज इक्वल टू M2A है। इसके बाद हम देखेंगे कंडीशंस फॉर द वर्क टू बी डन, कि कौन कौन सी कंडीशन है कि वर्क कोई भी उसे हम कहते हैं कि वर्क इज़ डन। ये दो ही कंडीशन है कि फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड सेकंड वन इज़ द बॉडी शुड कवर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन। कि कोई भी वर्क डन तभी होगा जब उसके अंदर कोई फोर्स लगी हुई होगी या फिर कोई डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही होगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फार्मूला भी हमारे पास ऐसे ही है ना, W इज इक्वल टू एफ एस, के फोर्स भी लाजमी हो और डिस्टेंस भी लाजमी। अभी इन जो कंडीशंस हैं इनको हम देखने के लिए, इनको समझने के लिए हम दो केस देखते हैं। एक केस 1 है जहाँ पे हमारे पास F0 यानी कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करी, F इज इक्वल टू 0 है, जबकि जो S है, डिस्टेंस जो है वो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 नहीं है। तो W इज इक्वल टू एफ एस होता है। जब F की वैल्यू 0 होगी, F जो है 0, S 0 ही बन जाता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। केस 2 में क्या है, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, फोर्स तो 0 नहीं है, S इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू एफ एस। जब फोर्स जो है वो 0 नहीं है, फोर्स 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 ही बन जाएगी। यानी कि इससे ये प्रूव हो गया है कि फोर्स अगर हमारे पास नहीं होगी किसी भी वर्क डन में तो वो वर्क डन नहीं होगा, वो वर्क डन 0 ही होगा। और अगर किसी भी वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, वो 0 होगा, तो वर्क डन भी 0 ही होगा। तो यहाँ से हमने ये समझा है कि जो कंडीशंस होती हैं वर्क डन के लिए वो दो ही कंडीशन है। एक ये है कि फोर्स भी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स लगी होनी चाहिए और कोई ना कोई डिस्टेंस उसने कवर किया हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे कि आप सब जानते हैं फोर्स जो होती है इज इक्वल टू mg भी होता है और s जो डिस्टेंस है उसे हम x भी कह सकते हैं। w इज इक्वल टू mg, x कैसे बनेगा, f जो है वैसे हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ एस होता है। F की वैल्यू mg लगा दी और S की जगह हमने x लगा दी, तो हमारे पास बन गया W इज इक्वल टू mgx। आगे देखिए हमारे पास है वर्क डन इन फॉलिंग एंड राइजिंग हैज़ टू बी सेम। कि इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये देखिए दो हमारे पास वेट पड़े हुए हैं, एक वेट 1 है और एक वेट 2 है। W1 इज इक्वल टू M1g और W2 इज इक्वल टू M2g। अब ये जो एक है इसका एरो अपवर्ड है, यानी कि ये एक राइजिंग बॉडी है और एक जो फॉलिंग यानी कि ऊपर से नीचे गिर रही है, इसका एरो डाउनवर्ड है।
अब ये दोनों जो हैं फॉलिंग और राइजिंग हैज़ टू बी सेम, ये दोनों जो हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। वो 3 फैक्टर्स हैं, एक है फोर्स एक्टिंग, सेकंड पे है डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थर्ड पे है एंगल एट विच द फोर्स एक्ट। W इज इक्वल टू एफ एस, कि फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, जब डायरेक्शन आएगा तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस, और जब एंगल है तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि एंगल कौन सा है जो फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल एट विच द फोर्स एक्ट, वो कौन कौन से एंगल है जहाँ पे फोर्स काम करती है, एक्ट करती है या नहीं करती। ये क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना इस पे। जैसे केस 1 है हमारे पास थीटा 0 है, केस 2 में हमारे पास थीटा 90 है, केस 3 में थीटा 180 है। हमें फार्मूला पता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर 90 और फिर 180। जब कॉस 0 है वो हमें पता है 1 होता है, कॉस 90 में पता है 0 होता है, और कॉस 180 -1 होता है। तो केस 1 में जब हमने थीटा 0 लगाया है तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एफ एस। जब हमने थीटा 90 लगाया है तो W इज इक्वल टू 0, एफ एस जो है वो 0 हो जाएगा। और जब हमने थीटा 180 लगाया है वहाँ पर W इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एस, यानी कि वर्क डन तो होगा मगर वो नेगेटिव है, यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर ऑल अदर एंगल्स द नेट वर्क विल ऑलवेज बी लेस देन एफ एस। जितने भी एंगल्स हैं वहाँ पे क्या होगा, जो एफ एस है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उससे वर्क डन हमेशा कम होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट क्या है वर्क डन का, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर और जाउल होता है। अब हम देखेंगे कि जाउल की क्या डेफिनेशन है, पेपर में आ जाता है मोस्टली कि डिफाइन जाउल, व्हाट इज जाउल, या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो वो होगा वर्क डन विल बी 1 जाउल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑन 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जब हमारे पास 1 न्यूटन मीटर फोर्स एक्ट कर रही होगी और 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड होगा तो उसे हम कहते हैं 1 जाउल। आगे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किलो जाउल जो है उस वो कितना जाउल के इक्वल होता है। तो किलो जाउल जो होता है वो 1000 जाउल के इक्वल होता है, यानी कि 10 की पावर 3 जाउल। और मेगा जाउल जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर 6 जाउल के इक्वल होता है। 6 ज़ीरोज़ आएंगे जाउल। उसके बाद एक हमारे पास प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो देखें। अ लेबर पुशेस अ हैवी crate through a distance of 20 meter if the force of the laborer is 250 newton, what is quantity of the work done। कि वर्क डन की क्या क्वांटिटी होगी कि एक लेबर जो है वो क्या करता है, पुश करता है एक हैवी क्रेट को। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 20 मीटर है और जो फोर्स उसने लगाई है वो 250 न्यूटन है। हम लिख लेंगे फोर्स कितनी अप्लाइड हुई है 250 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। वर्क डन का हमें फार्मूला पता है W इज इक्वल टू एफ एस। अब हमने यूनिट चेक कर लेना है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर ही है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 5000। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। कोई भी वैल्यू फोर्स की गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की गिवन है, आपने वर्क डन की वैल्यू निकालनी होती है। मोस्टली ऐसा होता है वर्क डन की वैल्यू भी दी होती है, फोर्स की भी दी होती है। कहते हैं कि जी आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करें, तो आपने बस सिंपल ऐसे ही करना है, W इज इक्वल टू एफ एस लिखना है और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि पावर क्या होता है। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। यानी कि जो हम काम करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसे हम पावर कहते हैं। कि एक इस टाइम ये हमने काम किया है तो कितने टाइम में हमने ये काम किया है उसे हम कहते हैं कि ये इसकी पावर है। पावर का जो फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू W/T। W हमारे पास वर्क डन है और T हमारे पास है टाइम टेकन। पावर जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो वाट होता है। अब पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वाट, वाट क्या है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज़ 1 वाट। कि अगर 1 जूल काम किया किसी ने और 1 सेकंड में किया तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। और ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किलो वाट कितने वाट की इक्वल होता है, तो वो 1000 वाट की इक्वल होता है। और मेगा वाट कितने वाट की इक्वल होता है, वो 10 की पावर 6 वाट के इक्वल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एनर्जी क्या है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कि ये एक बॉडी की एबिलिटी है कि वो कितना काम कर सकती है। एनर्जी इज़ नीडेड टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एस अ यूनिट
इज़ दैट ऑफ वर्क विच इज़ जाउल, यानी कि एनर्जी का और पावर वर्क का, एनर्जी का और वर्क का जो यूनिट है वो जाउल है। पावर का यूनिट वाट था, वो हमने पढ़ लिया। एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट जाउल है, वो भी अगर जाउल की डेफिनेशन आ जाए तो वही लिख सकते हैं जो मैंने आपको पहले कराई है। वर्क, यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास 1 न्यूटन मीटर होता है, जाउल होता है न्यूटन मीटर उसे हम कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। एनर्जी की जो हैंड आउट्स में आपको टाइप बताई हुई हैं वो 9 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की आगे 2 टाइप्स होती हैं, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनकी आगे हम जाके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन बी, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर द एनर्जी, कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हम कर लेते हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी भी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्राम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी जो है वो ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं या ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कोलेक्टिवली कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क अ बॉडी पोजेसेस ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि वो एनर्जी जो कि ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन हो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कि कोई बॉडी कितना मूव कर रही है, उसके मूव करने से जो एनर्जी बनती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है मास ऑफ बॉडी क्रॉस वेलोसिटी का स्क्वायर। मास ऑफ बॉडी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मास ऑफ बॉडी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, तो आपने बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसे हम कलेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के जो एनर्जी बनती है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और उसकी 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला। उसके बाद है जी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ बॉडी पोजेसेस ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन और स्टेट, कि वो एनर्जी जो कि किसी पोजीशन की वजह से आती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने याद रखना है कि जो 2 बॉडीज़ की मोशन की वजह से बनती है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोजीशन या स्टेट की वजह से होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है इज़ ड्यू टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इट इज़ पोजेस, कि जो हाइट की वजह से होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कि जो एक स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग आपको पता है वो मूव करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है, तो वो जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर होती है वो हमारे पास होती है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी डेरिवेशन। अब सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी वी, कि एक बॉडी जो है वो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है और एक फाइनल वेलोसिटी पे आ गई है जो कि हमारे पास v है। तो हमारे पास पता है, हमने पढ़ा हुआ है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र इज इक्वल टू 2a होता है। a हमें पता है, f इज इक्वल टू m में होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन। तो इधर से हमने a की वैल्यू ले ली, a इज इक्वल टू एफ एम। अब जहाँ पे a लिखा हुआ है 2as, जहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह आ जाएगा f बाय एम एस। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स है और डिस्टेंस है वो यहीं रहेगा, जो मास है और 2 जो है वो उस साइड पे चला जाएगा, यानी कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इधर ही रहा है, जो मास है वो इसके साथ आ गया और जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा
एफ क्रॉस एस इज इक्वल टू 1/2 m v f का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया हाफ एम वी का स्क्वायर। वेलोसिटी होती है ना, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई है 1/2 m v f का स्क्वायर माइनस 1/2 m v आई का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, वी आई को ज़ीरो कर देते हैं और वी एफ को हम वी कर देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी है। तो हमने क्या किया है, जहाँ पे वी एफ लिखा हुआ था वहाँ पे हमने वी लिख दिया और जहाँ पे वी आई लिखा था वहाँ ज़ीरो कर दिया। जब वो ज़ीरो होगा तो एम भी ज़ीरो हो जाएगा, एम ज़ीरो तो हाफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन ये प्रूव हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, assuming a body moves a distance h under gravity, कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, डिस्टेंस जो है वो h है अंडर ग्रेविटी, तो w इज इक्वल टू एफ एस होता है और w इज इक्वल टू एफ की जगह हम एम जी भी लिखते हैं, एम जी एस हो गया और s जो है वो अंडर डिस्टेंस h है तो डिस्टेंस जो है s की जगह h आ जाएगा और w इज इक्वल टू एम जी एच हो गया। ये तो सिंपली ईजिली ये इसकी डेरिवेशन ईजिली प्रूव हो गई है। उसके बाद जो अदर एनर्जीज कौन कौन सी थी हमारे पास, केमिकल एनर्जी क्या होता है, पेपर में आ सकता है। इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि नेम से शो हो रहा है केमिकल एनर्जी है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एनर्जी इन सेल, बैटरी, बर्निंग ऑफ वुड, कोल एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। एनर्जी प्रोड्यूस इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इलास्टिक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एनर्जी इन कंप्रेस स्प्रिंग। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि स्प्रिंग के अंदर होती है जब कोई स्प्रिंग कंट्रैक्ट करता है या स्ट्रेच करता है। कंप्रेस्ड या स्ट्रेच जो इलास्टिक होता है, जैसे स्प्रिंग हो गया, कुछ भी एक वो बच्चों का टॉय भी होता था स्प्रिंग टाइप, वो ऊपर से नीचे करते, नीचे से ऊपर करते थे, तो वो जो है ये होती है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी स्प्रिंग के अंदर होती है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी अबव द अर्थ सरफेस फॉर अ बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WTH, यानी कि W हमारे पास वेट जो है वो हमारे पास mg होगा और आगे h आ गया, W इज इक्वल टू mg, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि ये जो है हाइट पे होती है और ये अर्थ की सरफेस से अबव भी हो सकती है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी कौन सी होती है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि ये वो एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का तो वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से होती है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी होती है। इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कोइल्स ऑफ जनरेटर, ये वो एनर्जी है जो जनरेटर की कोइल्स प्रोड्यूस करती हैं व्हेन रन बाय टरबाइन, जब कोई टरबाइन हम रन करते हैं तो जो जनरेटर की कोइल्स होती हैं वो जो एनर्जी जनरेट करती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। या फिर टर्निंग मैकेनिकल फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, की किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है जी मैग्नेटिक एनर्जी कौन सी होती है। एनर्जी ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, के दो मैग्नेट्स जो हैं उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब वो बहुत नज़दीक होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर वो अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लाइक फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक फोर्सेस रिपेल ईच अदर, ये तो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम देखते हैं जी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी होती है। इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन, जैसे कि नेम से शो हो रहा है कि सोलर एनर्जी वो होती है जो सूरज की वजह से, जो सूरज की सन रेज होती हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वो होती है सोलर एनर्जी। और उसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एनर्जी टाइडल एनर्जी कौन सी होती है। एनर्जी ड्यू टू
फोर्सेस राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड्स, जो ओशन की टाइड्स होती हैं, जैसे कि नेम से शो हो रहा है टाइडल्स, यानी कि जो समुद्र की लहरें होती हैं उनकी वजह से जो वो राइज हो रही हैं या फॉल हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो टाइडल एनर्जी होती है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ हॉट मोल्टन कोर, जो हमारी अर्थ का हॉट मोल्टन जो अंदर मेल्ट हुआ हुआ कोर है, जो इलाका है, एरिया है जो गर्म होता है इनसाइड द अर्थ, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद है जी, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है इम्पोर्टेंट, कि जो यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी हैं ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो आप ये बताएं कि कैसे सेम है। शो डैट द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन का, तीनों का यूनिट आपको बताते हैं उनके फार्मूला से। काइनेटिक एनर्जी में हमें पता है कि हाफ एम वी स्केयर होता है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, और वर्क डन जो होता है एफ एस इज इक्वल टू एम ए एस, यानी कि फोर्स जो हमारे पास एम ए के इक्वल है तो एम ए एस भी हम कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। अब हाफ है तो ये मैथमेटिकल नंबर, इसका यूनिट नहीं होगा, इसकी जगह क्रॉस लगा दें। और मीटर जो है इसका किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का मास पर सेकंड, और किलोग्राम किलोग्राम आ गया, और मीटर का स्केयर, और सेकंड का पर स्केयर। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है एम जी एच, मीटर का क्या किलोग्राम, जी का आ गया एम बाय एस स्केयर, और एच का यूनिट हमें पता है हाइट का मीटर होता है। तो ये बन जाएगा मीटर और मीटर, मीटर का स्केयर बन गया किलोग्राम मीटर स्केयर, और सेकंड ऊपर जब ले जाएंगे तो एस की रेज टू पावर -2 आ जाएगा। और डब्ल्यू इज इक्वल टू मीटर का होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड, एम बाय एस की पावर 2 आ गई, और एस जो है डिस्टेंस इसका भी मीटर होता है, तो ये भी बन जाएगा किलोग्राम मीटर का स्केयर और सेकंड पर स्केयर। तो तीनों के यूनिट सेम हो गए हैं, दैट्स वाई बोथ आर सेम एंड दीज आर इक्वल टू 1 जूल। अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इतनी नहीं है, मगर आपने ये इनको इन जो चीज़ें जो मैं बताने लगी उनको ध्यान से सुनना है। नंबर 1 पे है एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसी होती है? हमारे पास दो वेज होते हैं, एक हीटिंग और एक वर्किंग। और जो हीटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि एनर्जी को हम हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, जैसे कि कैटल के अंदर कोई चीज़ हीट करके हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा होता है वर्किंग, हम उसको अंदर फोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंडुलम हो गया, बाय वर्क करके हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है एनर्जी की जो कन्वर्जन्स होती हैं वो कैसे होती हैं। नंबर 2 जो पॉइंट है, एक होता है रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल वो होती है जिसमें एनर्जी को हम रिकवर कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी रिकवर्ड, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, एनर्जी दोबारा रिकवर कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल जो होती है उसके अंदर एनर्जी कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो एनर्जी होती है वो रिकवर नहीं होती, जैसे फ्रिक्शन हो गया या बर्निंग फ्यूल हो गया, यानी कि फ्यूल अगर बर्न कर दिया वो दोबारा तो नहीं ना आ सकता। ये होती हैं इरिवर्सिबल कन्वर्जन्स। उसके बाद मैटर और एनर्जी क्या होता है? मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, जो मैटर है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र, ये एम सी क्यूज़ में आ सकता है। ई इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू एम सी स्क्र और समथिंग, तो आपने ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र लगाना है। उसके बाद जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, एक वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। रिफिल्स ओवर टाइम, ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिफिल हो जाते हैं टाइम के साथ, जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया। अब सोलर जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है कि हम सोलर की रेज आती हैं दोबारा वो चार्ज हो जाती है, रीन्यूएबल होते हैं। और नॉन रीन्यूएबल होते हैं जैसे डिप्लेट्स व्हेन यूज्ड, जैसे कि ऑयल है या कोल है, वो डिप्लेट्स हो जाते हैं जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हम कैसे करते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी होते हैं अक्सर। तो अज्यूमिंग अ बॉडी ऑफ मास एम फॉलिंग अ डिस्टेंस एच अंडर ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी थ्रो बी। अब ये जो फिगर आपको सामने शो हो रही है इसको ध्यान से देखें। एक मास है, वो क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, डिस्टेंस क्या है एच, एच के डिस्टेंस के साथ वो फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, और दो पॉइंट्स हैं ए से लेके सी तक, और दरमियान में बी के ज़रिए वो जुड़े हुए हैं।
अब देखिए जो हमारे पास सामने फिगर दी हुई है इसको ध्यान से देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है और पॉइंट सी पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी बतानी है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में दो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट ए जो है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही, क्योंकि ये पोजीशन पे है, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जो कि 0 है यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एम जी एच है, तो डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी एच। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आ गया प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी बन जाएगी एम जी एच। उसके बाद देखते हैं एट पॉइंट पी, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ पे हम पहले वी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे, जो कि हम देखते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2gx, ये हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला। इसके अंदर से हम वी एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी आई स्क्वायर में पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 2gx आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी एफ स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो हमारे पास है 2gx, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन गई है mgx। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यहाँ पे डिस्टेंस इसका क्या है, हाइट से h माइनस एक्स होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स, तो हमारे पास बन जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इसकी मालूम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी एम जी एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस और माइनस वाले एम जी एक्स और एम जी माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एम जी एच। अब हम देखते हैं एट पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वी एफ स्क्वायर, पहले हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे पास है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वी एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह 2gh आया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, एम जी एच बन गया। पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी एच हाइट पे 0 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है यहाँ पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो टोटल एनर्जी हमने देखी है वो कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, तीनों इक्वल है टोटल एनर्जी के। होवेवर पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है एफिशिएंसी। कि एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मेजर हाउ मच ऑफ द इनपुट एनर्जी और पावर इज एक्चुअली यूज फॉर यूजफुल वर्क रादर देन बीइंग वेस्टेड। कि एफिशिएंसी वो मेजर है, वो चीज़ है कि कितनी इनपुट एनर्जी हमने यूज़ की है, रादर देन बीइंग वेस्टेड, जो वेस्ट नहीं हुई, जो हमने यूज़ कर लिया है, जो पावर या जो इनपुट एनर्जी हमने यूज़फुल वर्क के लिए यूज़ की है, वो कितनी है। इसका फार्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूज़फुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई 100%। ये हमारे पास होती है जी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूज़फुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई 100%। यानी कि यूज़फुल जो पावर हमने की है, आउटपुट को हमने डिवाइड करना टोटल पावर इनपुट से, या यूज़फुल पावर हो या यूज़फुल एनर्जी हो, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है, उसका फार्मूला देखा, उसका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फार्मूला क्या है, उसके फार्मूला यूनिट क्या है, उसके यूनिट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने वर्क डन की कंडीशंस देखी। फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे वर्क डन डिपेंड करता है, और जो एंगल की वैल्यू है वो कौन कौन सी वैल्यू पे एंगल जो वर्क डन होगा वो डिपेंड कर रहा है, क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद हमने देखा, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसमें से हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली। फिर हमने पावर के बारे में पढ़ा, पावर का फार्मूला, डेफिनेशंस, उसका सिंबल, उसकी हमने देखा, उसके यूनिट देखा। उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट
पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एनर्जी, डिफाइन पावर, आपने उसकी पहले डेफिनेशन देनी है, फिर बताना है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सही यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हमने देखी है कि एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं, 9 टाइप्स हमने पढ़ी, उनकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। उसके बाद हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कलेक्टिवली हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की आगे 2 टाइप्स थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन देखी। फिर बाकी जितनी भी एनर्जीज थी उनकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेम यूनिट किस किस का सेम यूनिट होता है एनर्जी का और वर्क का, और वो कैसे होता है उसको हमने प्रूव किया। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे। फिर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा। उसके बाद हमने एफिशिएंसी पढ़ा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स बनाती रहूँ। अभी मेरा चैनल स्टिल मोनेटाइज नहीं है, आप लोग सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह मैं इसके लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी। मैंने यही सोचा है कि इसके फ़ाइनल टर्म के लेक्चर्स इंशाल्लाह आपकी फ़ाइनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनसे पहले पहले सारे बनाऊँगी। तो आप सपोर्ट करें। मिड टर्म की जो प्रिपरेशन की वीडियो है विद एक्सप्लेनेशन और दूसरी भी मैंने अपने चैनल पे मौजूद है, आप देखें ताकि आपके मिड के जो पेपर हो रहे हैं मिड टर्म के वो अच्छे से हो जाएँ।